have got these two blocks, 10 kg and 7.5 kg. 10 kg block is kept on the wedge, inclined plane in fact, with angle of inclination 30 degree, and I need to calculate the acceleration of 10 kg block. So the first thing first, I need to know the free body diagram. So let us draw the free body diagram of 10 kg block first. तो ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर में क्या क्या आएगा, पहले तो mg आएगा, यानी कि 10 इंटू जी हो गया, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल आएगा, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो पुल्ली वाला है वो टेंशन लगाएगा स्ट्रिंग, तो लेट अस से ये हो गया हमारा टेंशन, फाइन। हाँ जी, और अब आ जाइए 7.5 kg वाले पे। तो लेट अस से ये हमारा 7.5 kg वाला ब्लॉक है। तो इसके ऊपर में mg आएगा, यानी कि 7.5 g, और सेम टेंशन जो 10 kg वाले ब्लॉक पे लगा था, सेम टेंशन 7.5 kg वाले ब्लॉक पे भी आ जाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग का सेम टेंशन होता है। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो सीन बन सकता है। पहला, 10 kg वाला ब्लॉक नीचे जाए और 7.5 kg वाला ब्लॉक ऊपर आए। दूसरा, 7.5 kg वाला ब्लॉक ऐसे नीचे आए और 10 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाए। फिलहाल हमें नहीं पता है क्या होगा, ठीक है, लेकिन एक चीज हमें पता है कि जो भी हो, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। अभी आप पूछेगा ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हैं। ये जितना नीचे जाएगा उतना ही इसको ऊपर आना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट अस से 7.5 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, तो ये वाला जो 10 kg वाला ब्लॉक होगा वो अप द इंक्लाइन जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन a। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, 10 kg वाले ब्लॉक पे जो फोर्सेज लग रहे हैं सबको रिजॉल्व कर लेता हूँ। कैसे रिजॉल्व करता हूँ? पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो n और t तो ठीक है, डायरेक्शन में ही है। n है आपका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, t है आपका पैरेलल टू द इंक्लाइन। ये जो 10g का फोर्स आया है इसकी बात कर लेंगे। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये जो 10g का ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10g cos 30 डिग्री, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10g sin 30 डिग्री। सही है? तो अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ कि भाई बैलेंस करो, इक्वेशन को बैलेंस करो। तो पहला जो इसके लिए मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ कि ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स अप द इंक्लाइन, नेट फोर्स कितना है? तो ये है T अप द इंक्लाइन, और माइनस 10g साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये डाउन द इंक्लाइन है इसलिए माइनस लगाया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ma। m कितना है? 10 kg, एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन a। तो चलिए, t माइनस 10g और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और ये हो गया हमारे पास 10a, 2 5 10, यानी कि t माइनस 5g इज इक्वल टू 10a। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं 7.5 kg के ऊपर। तो इसमें देखिए निगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है? तो ये फोर्स हो जाएगा हमारे पास 7.5g, जो कि निगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, माइनस टी क्यों? क्योंकि t पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। तो ये नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया। इसका एक्सेलरेशन a है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से चलिए लिख देंगे 7.5a। क्लियर है मेरी बात? अब एक काम करना पड़ेगा, ये जो t है इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के इसमें रख दीजिए। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10a प्लस 5g। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो t है इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। क्या हो जाएगा? 7.5g माइनस t के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5g प्लस 10a, 5g प्लस 10a इज इक्वल टू 7.5a। हमें यहाँ से a चाहिए, a आ जाएगा, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? 7.5g माइनस 5g विच इज 2.5g।
अच्छा माइनस 10a हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10a प्लस 7.5 है, दैट इज 17.5a हो जाएगा। देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 2.5g बाई 17.5। क्लियर है? कितना हो जाएगा ये? डेसिमल को हटा दीजिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 35, 5 7 जा। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया हमारे पास g/7। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो बात सही है। क्या सही है? कि ये a यानी कि g/7 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये a इक्वल टू g/7 एक्सेलरेशन से अप द इंक्लाइन जाएगा। अगर सपोज कीजिए हमारे क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन होता और ये माइनस आ जाता, यहाँ पे लेटर से सब कुछ सॉल्व हुआ और सॉल्व होने के बाद यहाँ माइनस g/7 आता, हम लोग क्या कंक्लूड करते? हम लोग बोलते कि देखो सब कुछ सही है बट हमने जो अज्यूम किया है कि 7.5 नीचे जाएगा और 10 ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। माइनस का मतलब हो गया कि हमने जो सोचा था, हमने जो माना था उसका ऑपोजिट ट्रू है। कहने का मतलब 7.5 नीचे नहीं आएगा, 7.5 ऊपर जाएगा और 10 kg अप द इंक्लाइन नहीं आएगा, 10 kg डाउन द इंक्लाइन आएगा। बहरहाल हमारे पास ये g/7 पॉजिटिव आया है तो हमें अपनी बात को उल्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जो अज्यूम किया था वो सही है और द आंसर इज 7.5 kg नीचे जा रहा है, 10 kg ऊपर जा रहा है एंड द एक्सेलरेशन इज g/7। डन। ओके, सो हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और इसमें हम लोग m मास के एक पार्टिकल को a से b तक ले जाना चाहते हैं एंड हमारे पास 3 पाथ हैं, 1 2 एंड 3। तीनों पाथ का जो वर्क डन है वो हमें दिया है W1 W2 W3। अब बोल रहा है तीनों को कंपेयर कीजिए कौन बड़ा या कौन छोटा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि जो ग्रेविटेशन है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जा रही है तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन का फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर? और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है और जितने भी सेंट्रल फोर्सेज होते हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में क्या कहा जाता है? कि कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी भी पाथ से ले जाइए, किसी भी पाथ से आप पार्टिकल को डिस्प्लेस कीजिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स या अदर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क डन जो होगा वो सेम रहेगा। हमारा इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन से पाथ से जा रहा हूँ, 1 से जा रहा हूँ, 2 से जा रहा हूँ, 3 से जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन विल बी सेम, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है और ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है? कहने का मतलब है कि अगर हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, जो कि है, इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। अब सिर्फ 1 2 या 3 नहीं, हम लोग कोई फोर्थ पार्ट भी ले लें। लेटर से ये एक पाथ है जिसको मैं फोर्थ कह रहा हूँ, तो इसका भी जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे क्लियरली, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, क्योंकि ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए ऐसा हो गया। सपोज कीजिए ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन होता, विस्कोसिटी होता, ड्रैग फोर्स होता, अगर ऐसा कुछ भी होता तो फिर ये बात नहीं होती। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन का जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल
पोजीशन पे डिपेंड करेगा। सो व्हाट इज माय प्रपोजल कि आई जस्ट वांट टू नो कि ये जब नीचे से x हाइट पे था, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक बकेट है, बकेट को हम लोग 20 मीटर डीप वेल से ऊपर ले रहे हैं। इनिशियली बकेट प्लस वाटर का मास 5 kg था और इस होल से पानी निकल रहा है किस रेट से, 0.2 किलोग्राम पानी निकल जाता है पर मीटर में। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब बकेट x मीटर नीचे से ऊपर आ गया था, जब बकेट नीचे से x मीटर ऊपर आ गया था तो बकेट का मास कितना होगा। एंड माय आंसर वुड बी मास ऑफ बकेट एट अ हाइट x, ठीक है। तो इनिशियली 5 kg था माइनस 0.2 kg हर एक मीटर में निकलता है और x मीटर हम लोग ऊपर ले चुके हैं, तो 5 माइनस 0.2 इंटू x। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ से फर्दर dx मीटर ऊपर ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस से वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज the height of bucket from x to x plus dx, यानी कि पहले x हाइट पे था और इसको थोड़ा सा और dx हाइट तक ले जाना चाहते हैं, कितना होगा। तो नॉर्मल सा बात है, दैट वर्क डन इज इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, mgh। तो इसका मास कितना है, ये है, तो लिखिएगा ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 0.2x, ये हो गया हमारा मास इंटू जी इंटू हाइट कितना बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, जस्ट dx बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज dx। तो ये हो गया हमारा वर्क डन dw। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसी चीज को इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इंटीग्रल ऑफ dw, g को ऐसे ही बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट होता है, क्या बच गया अंदर में 5 माइनस 0.2x dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 20 तक लेके जाना है आपको। तो g 5 का हो गया 5x माइनस 0.2 x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से 20, लिमिट डाल दीजिए। तो g इंटू 5 इंटू 20 हो गया, x के जगह 20 रख रहे हैं, 0 इंटू 2 इंटू 20 स्क्वायर बाई 2, 0 रखेंगे तो पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, 0 रखने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये भाई हमारा कितना हो गया, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट अस से जो हो गया g इंटू 50 20 इंटू 500 माइनस ये हो गया 0.1 और 20 स्क्वायर हो गया 400, 400 इंटू 0.1 इज 40, यानी कि ये हो गया 100 इंटू 100 माइनस 40 इज 60, 60 g या फिर 600 जूल, whatever. I have got a tank whose volume is 9 मीटर क्यूब और ये ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पे है। एक पंप को इसे भरने में 10 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि भाई ये पंप कितना पावर हमें दे रहा है। तो पंप का पावर इज ऑलवेज वर्क डन बाय टाइम। तो सबसे पहले पूछिए कि ये जो पंप है ये कितना वर्क कर रहा है इसको भरने में पूरा। तो सबसे पहले 9 मीटर क्यूब पानी पूरा का पूरा भरेगा। तो 9 मीटर क्यूब मतलब कितना किलोग्राम। तो मास ऑफ वाटर बोलिए, मास कितना हो जाएगा m। तो हमें पता है इट इज मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। और वॉल्यूम कितना है 9 मीटर क्यूब है और डेंसिटी क्या होता है वाटर का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया 9000 किलोग्राम पानी भरा जा रहा है इस टैंक के अंदर और हाइट है 10 मीटर, ठीक है। तो mgh करके हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं क्योंकि वाटर पे कितना वर्क किया गया, पंप ने कितना वर्क किया। तो पंप ने क्या किया कि 9000 किलोग्राम वाटर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया। तो टोटल इंक्रीज जो हुआ
पोटेंशियल एनर्जी में वही वर्क डन बाय द पंप हो गया। तो लेट अस राइट वर्क डन बाय द पंप, वर्क डन बाय पंप। तो दैट इज सिंपली mgh, मास हो गया 9000 किलोग्राम, g इज 10 और हाइट जो है वो भी 10 है। तो इट इज 3 to 5, 9 into 10 raised to the power 5 जूल। और सेकेंड थिंग, ये तो वर्क डन हो गया, W हो गया। पावर क्या होता है? पावर आउटपुट, यानी कि हमें पंप से कितना पावर मिल रहा है। तो पावर इज वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन हो गया 9 into 10 के पावर 5 और टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट, यानी कि 5 into 60 seconds। So it is 300, it is 9. So what we can do here, 9 into 10 के पावर 5 by 300, ये हो गया 100, 3 से ये 3 हो गया, ये 2 जीरोस खत्म हो गए। तो इट इज 3 into 10 के पावर 3 वाट। ठीक है, तो ये हमारा पावर आउटपुट ये हो गया। पावर इनपुट है 10 किलोवाट, तो एफिशिएंसी क्या हो जाता है? एफिशिएंसी इज पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। तो पावर आउटपुट कितना है? 3 किलोवाट, 10 की पावर 3 को किलो कहते हैं, किलोवाट, बाय इनपुट कितना है? 10 किलोवाट, इंटू 100 कर दीजिए। तो ये 0 0 गया, कहने का मतलब है आपका एफिशिएंसी 30% है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन कि एक फोर्स F इक्वल टू XI प्लस YJ है और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक पार्टिकल XY प्लेन के किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है और हमारे पास 4 ऑप्शन है और बताया गया है कि भाई बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्क डन होता है DW, एलिमेंट्री वर्क डन, दैट इज सिंपली F डॉट dr होता है। ठीक है, F के जगह पे लिखेंगे XI प्लस YJ और dr के जगह पे लिखेंगे dxi कैप प्लस dyj कैप। एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे तो x dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y dy के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं, i का जो कोएफिशिएंट रहता है वो मल्टीप्लाई होता है साथ में, j का जो कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है साथ में। तो ये हमारा dw है और dw कैसे निकाला हमने? F डॉट dr करके। तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 पे आता है। बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या? dw का इंटीग्रेशन, और dw का इंटीग्रेशन मतलब क्या? डेल्टा w, टोटल वर्क डन। अच्छा, टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। दैट इज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये इक्वल होता है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इक्वल नहीं होता है, तो गलत हो गया ये। नेक्स्ट बोल रहा है कि F डॉट dr इज नॉट इक्वल टू x dx प्लस y dy, जबकि हम लोग ये ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि F डॉट dr इज इक्वल टू x dx प्लस y dy, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, हम लोग बोले F डॉट dr का इंटीग्रल बोले या x dx प्लस y dy का इंटीग्रल बोले, एक ही बात है। F dr के जगह, F डॉट dr के इंटीग्रल के जगह हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x dx प्लस y dy, और यही जो है टोटल वर्क डन डेल्टा के हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज दिस ऑप्शन। तो मैंने चारों ऑप्शन का एनालिसिस करके आपको बता दिया। बोला जा रहा है कि एक बॉल को हमने ड्रॉप किया एक टावर से, ठीक है, और अभी आप बताइए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी और उसका रेशियो इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। तो भाई फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है? व्हेन वी से फर्स्ट सेकंड, तो इसका मतलब होता है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1, राइट। अगर हम लोग बात करें सेकंड सेकंड का, तो इसका क्या मतलब हुआ? t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2। और जब हम लोग बात करते हैं थर्ड सेकंड का, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? mgh।
mgh। तो द बेसिक आइडिया इज कि हमें ये पता लगाना है कि ये हाइट कितना है, यानी कि फर्स्ट सेकंड में कितना हाइट कवर किया गया, सेकंड सेकंड में कितना हाइट कवर किया गया, और थर्ड सेकंड में कितना हाइट कवर किया गया। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट कि टोटल 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना हाइट कवर किया जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे लेट अस कॉल इट ए बी सी डी। तो ए डी की बात करते हैं। तो ए डी क्या है, टोटल 3 सेकंड में कितना बॉल नीचे आया है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इट इज इक्वल टू सिंपली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इट इज हाफ जी इंटू टी के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर। सो इट इज 9g/2। सही है, यानी कि ए डी हो गया 9g/2। इज दैट फाइन? अब हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि ठीक है भाई, ये बताओ कि 2 सेकंड में कितना हाइट डिसेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ए सी कितना हो जाएगा। तो 2 सेकंड में कितना हाइट करेगा, एस इक्वल टू यू टी, यू तो 0 है, हाफ जी इंटू 2 स्क्वायर। सो इट इज 4g/2। ए सी आ गया, यानी कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक कितना ये नीचे आया। अभी ए बी निकाल लेते हैं, यानी कि 1 सेकंड में कितना नीचे आया। तो ए बी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू जी इंटू 1 स्क्वायर विच इज 1g/2, यानी कि सिंपली g/2। तो पहले सेकंड में ये कितना डिस्टेंस नीचे आया, g/2। दूसरे सेकंड में कितना आया, BC कितना हो जाएगा, हमें पता है AC, हमें पता है AB, तो BC कितना हो जाएगा, वी विल से BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। AC कितना, AC हो गया 4g/2 और AB कितना AB कितना g/2। सो इट इज 3g/2, 3g/2, यानी कि सेकंड में ये कितना हाइट नीचे आता है, 3g/2। ठीक है, अब थर्ड सेकंड की बात कर लेते हैं, यानी कि CD कितना हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग CD निकाल लेते हैं। CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा आपका AD माइनस AC। लिखिए AD माइनस AC। AD कितना है आपका 9g/2, 9g/2 माइनस AC कितना है आपका 4g/2। कहने का मतलब ये कितना हो गया 5g/2। तो दिस थर्ड सेकंड में हमारा पार्टिकल 5g/2 नीचे आया। चलिए वर्क डन का रेशियो, mgh होता है। वर्क डन क्या होता है, mgh होता है। तो W1 is to W2 is to W3। कहने का मतलब वर्क डन इन फर्स्ट सेकंड, वर्क डन इन सेकंड सेकंड, वर्क डन इन थर्ड सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, mg पहले सेकंड में कितना हाइट नीचे आया, AB is to mg दूसरे सेकंड में कितना आया, BC is to mg तीसरे सेकंड में कितना आया, CD। अच्छा mg तो सब में हटाइए, AB is to BC is to CD। तो AB is to BC is to CD कितना हो जाएगा, AB है कितना g/2, BC है कितना 3g/2 और CD कितना है 5g/2। तो g/2 सब में कॉमन है, हटा दीजिए, ये कितना हो गया 1:3:5 and that is the answer. This question we have got 2 balls A and B, masses m1 and m2. B was moving with a velocity v in x-axis and A was at rest. Finally what happened after collision, B started moving perpendicular to the original direction. So let us say B started moving along y-axis with a speed v/2 and A के बारे में पूछा है कि A किधर जाएगा। तो I have said कि A इधर जाएगा with a velocity v प्राइम कह देते हैं इसको। ठीक है, so I need to find कि ये डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो कॉलिजन के दौरान एक दूसरे के ऊपर में फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स जो होने वाला है वो इंटरनल फोर्स होने वाला है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर में एक्ट नहीं कर रहा है। दोनों बॉल को अगर हम लोग सिस्टम मान लेते हैं तो इस सिस्टम के ऊपर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। दोनों के अलोंग हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेपरेटली अप्लाई करने वाले हैं। तो लेट अस से हमारा जो एक्सिस कंसिडरेशन है वो एज यूजुअल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। सो आई एम अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस।
चलिए बिफोर कोलिजन ए का वेलोसिटी कितना था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 था, तो मास इंटू वेलोसिटी, m1 मास वेलोसिटी 0। बाद में प्लस m2 की बात कर लें तो m2 का मास m2, v का मास m2 था, वेलोसिटी x एक्सिस के अलॉन्ग ही था v। सो दैट वाज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ a एंड b अलॉन्ग x एक्सिस बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन जो हमारा a है उसका मास तो m1 है, वेलोसिटी v प्राइम है, एंड लेट अस से ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो v प्राइम का जो x कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v प्राइम कॉस थीटा, v प्राइम कॉस थीटा। अभी b की बात कर लेते हैं, b का मास है m2 और उसकी जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है v2। इसका अगर हम लोग x कंपोनेंट लेंगे भी तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 इज 0। तो कहने का मतलब है कि x एक्सिस के अलॉन्ग आफ्टर कोलिजन b की कोई वेलोसिटी है ही नहीं, सो दैट इज 0। तो मुझे मेरा पहला इक्वेशन मिल चुका है एंड आई विल राइट m2v इज इक्वल टू m1v प्राइम cos थीटा, दैट इज माय इक्वेशन 1। अभी फिर से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, किधर, अलोंग y एक्सिस लगाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए y एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, m1 तो रेस्ट में ही था, ये तो रेस्ट में ही था, तो m1 इंटू 0 प्लस m2। अभी m2 के साथ क्या है, m2 के पास स्पीड तो है बट वो स्पीड x एक्सिस के अलोंग है, उसका कोई y वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो y वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग अगेन ये 0 है। टोटल लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस बिफोर कोलिजन मैंने लिख दिया। आफ्टर कोलिजन आ जाइए, आफ्टर कोलिजन m1 का जो y कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वेलोसिटी का, m1 ठीक है, v प्राइम ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा यानी कि साइन थीटा हो जाएगा। और एक बात ध्यान देने वाली है कि हमने जो डायरेक्शन इसको दिया है इसके हिसाब से ये निगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये माइनस भी लगा देते हैं। प्लस m2 की बात करते हैं, m2 का जो मास है वो m2 है, v का मास m2 है और वेलोसिटी पूरी की पूरी y एक्सिस के अलॉन्ग है और वो वेलोसिटी कितनी है, v/2 है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 0 इज इक्वल टू माइनस m1 v प्राइम साइन थीटा प्लस m2 v/2। इसको इधर ले आते हैं, ऐसे को इधर ले आते हैं, तो इट इज m1 v प्राइम साइन थीटा इज इक्वल टू m2 v/2, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, 1 और 2। हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा, हमें चाहिए थीटा। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। सो माय प्लान इज टू डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो चलिए इक्वेशन 2 क्या है, m1 v प्राइम साइन थीटा डिवाइडेड बाय, उधर क्या है हमारे पास, m1 v प्राइम कॉस थीटा, लिख दीजिए m1 v प्राइम कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या है m2 v/2 डिवाइडेड बाय, इधर क्या है m2 v, सही है। अभी देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m1 v प्राइम m2 v कैंसिल, इधर क्या बच गया, tan थीटा बच गया, इधर क्या बचा, tan थीटा, इधर क्या बचा 1/2, और बाकी तो सब कैंसिल ही हो चुका है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, हमने किधर माना है, x एक्सिस से नीचे माना है, ठीक है ना, x एक्सिस से नीचे माना है, so it is negative। क्लियर है मेरी बात। so let us talk about this minus। so I have assumed that m1 is moving below x axis, तो इसीलिए जो हम लोग थीटा लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो tan इनवर्स हाफ रहेगा, बट अगर हम लोग डायरेक्शन को इसके साथ इंक्लूड करें तो इट विल बिकम -1/2, because here I have got 3 particles of mass m, 2m and 3m respectively, and all of them has got a velocity 3u, 2u and u respectively। एंगल्स दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि आफ्टर कोलिजन दे स्टक एट पॉइंट P, दे गॉट स्टक एट पॉइंट P, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो अब बताइए फाइनल मास का वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। चलिए अप्लाई करते हैं।
तो हम लोग ये बोलेंगे कि बिफोर कोलिजन इसका जो लीनियर मोमेंटम टोटल था वो कितना हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें हर एक वेलोसिटी को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मास है m, वेलोसिटी कितना है 3u, किधर है x एक्सिस के लॉन्ग है, इसीलिए 3u आई कैप प्लस अभी 2m का आ जाइए, 2m मास है, वेलोसिटी कितना है 2u है, लेकिन रुकिए 2u इधर है 60 डिग्री पे, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा cos 60 डिग्री निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम लोग लिखेंगे cos 60 डिग्री माइनस आई कैप। इसको अगर हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो इधर लेंगे, ये आएगा आपका निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए माइनस आई कैप। और फिर इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एंड दैट कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू प्लस 2u इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप। तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब आ जाइए 3m मास पे, तो प्लस 3m, इसका वेलोसिटी u है, अगेन ये 60 डिग्री के एंगल पे है, तो हम लोग बोलेंगे इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, लिखते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका वेलोसिटी हो जाएगा u cos 60 डिग्री, अगेन निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसीलिए माइनस आई कैप। अच्छा, प्लस इसका जो y कंपोनेंट है वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, कहने का मतलब है प्लस u cos 30 डिग्री, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए सीधे j कैप। ये हो गया हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो है इसका टोटल मास हो गया कितना, m प्लस 2m प्लस 3m, ये टोटल मास हो गया। और वेलोसिटी को मैं सीधे वेक्टर v लिख रहा हूँ। अब आ जाइए कैलकुलेट करते हैं। लेट अस राइट इट I एंड J सेपरेटली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3mu I कैप प्लस 2m इंटू ये क्या हो गया 2u cos 60 डिग्री, मतलब कितना 1/2 माइनस आई कैप, प्लस 2u cos 30 डिग्री मतलब कितना √3/2 माइनस जे कैप, प्लस 3m u cos 60 डिग्री कितना 1/2 माइनस आई कैप, u cos 30 डिग्री तो प्लस u cos 30 डिग्री कितना √3/2 जे कैप। ये चीज हो गया। टोटल मास कितना 3 + 2 5, 5 + 1 6m वेक्टर v। अब आ जाइए इसको थोड़ा सा हम लोग आई कैप को सेपरेट कर लेते हैं, जे कैप को सेपरेट कर लेते हैं। तो आई कैप के साथ हमारे पास क्या क्या है, आई कैप के साथ हमारे साथ क्या क्या है, 3mu इधर है, 3mu इधर देखिए 2 से 2 चला जाएगा तो 2mu आई कैप बचेगा माइनस में, तो माइनस 2mu, ठीक है। अभी इधर आ जाइए, ये 2 यहाँ पे रह जाएगा तो माइनस 3/2 mu, क्लियर है। तो ये आई कैप का बात हो गया। जे कैप की बात कर लीजिए तो प्लस जे कैप, जे कैप के साथ क्या क्या है, यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल, ये √3 है, यहाँ पे 2 है तो 2√3 mu, माइनस है तो माइनस पहले लगा लीजिए, माइनस जे कैप है। यहाँ पे प्लस है तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3√3, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है तो प्लस 3√3 mu/2, ये हो गया 6mv, क्लियर है। अभी इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्या हो गया ये चीज। तो देखिए ये है 3 - 2 1 हो गया, और 1 माइनस 3/2 इज 1.5, दैट इज माइनस 1/2 यहाँ पे बचेगा, कहने का मतलब माइनस 1/2 mu आई कैप, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या बच रहा है 3√3/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग √3 को कॉमन ही ले लेते हैं, चलिए तो प्लस √3 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो गया mu भी आपके पास बाहर आ ही सकता है, mu भी बाहर ले लीजिए, यहाँ /2 भी बाहर ही ले लीजिए, तो √3/2 mu कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 3
और माइनस यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 4 बच गया, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, -2√3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जे कैप और ये है हमारा 6mv। सही है? ओके, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। 6 को इधर ले आते हैं, तो एक काम कीजिए, पहले तो m को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, m हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा v कैप कितना हो गया? -1/6 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो गया। u यानी कि -u/12 आई कैप, और ये कितना हो गया? 3 - 4 इज -1, तो -√3u/12 जे कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।